हेलो बच्चों, लोग कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत शानदार होंगे, जिंदाबाद, जबरदस्त, बेहतरीन होंगे। कैसी आपकी पढ़ाई चल रही है। अकाउंट्स की बिल्डिंग यदि तैयार करनी है तो उसके पिलर्स, उसकी नींव स्ट्रांग होनी चाहिए। जनरल एंट्री के चैप्टर में एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। सेकंड वीडियो पर प्रोसीड करने से पहले आज एक पिलर और स्ट्रांग कर लेते हैं, एक नींव और मजबूत बना लेते हैं, ताकि नेक्स्ट क्लास बहुत इंटरेस्टिंग हो जाए, इंटरप्रिटेटिव हो जाए, अंडरस्टैंडेबल हो जाए। देखिए, मैंने कुछ एग्जांपल्स, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि सर हमें ये आइडेंटिफाई करने में दिक्कत आती है, इसका समाधान कर दो कि असेट्स क्या होती हैं, एक्सपेंसेस क्या हैं, लॉसेस क्या हैं। आपने समझा तो दिया डेफिनेशन पर, इनके एग्जांपल्स हमें बता दो। ये लो सर, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम एंड गेन्स, सबके एग्जाम्पल लिख दिए, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अब ये एग्जाम्पल, ये डेफिनेशन के फॉर्म में हमने अच्छे से समझ तो लिए हैं, बट एग्जाम्पल्स के साथ वो चीज़ें और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। इस पर डिस्कशन आज की क्लास में और अच्छे से कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। ये देखिए, शानदार पीपीटी पोस्टर नोट्स आपके लिए तैयार है विद ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। आई बात समझ में, मज़ा आने वाला है सर। बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ, पूरी एनर्जी के साथ, पूरे रुझानों के साथ आप पढ़िए, जज्बे के साथ पढ़िए। मैं आपके साथ तैयार हूँ, बिल्कुल खड़ा हूँ। असेट्स में क्या क्या कवर होता है सर, देखिए। असेट्स के अंदर कैश एक असेट है, बैंक में जो बैलेंस है आपके पास वो भी एक असेट है बच्चों। देखना, ध्यान देना बच्चों इधर। अब ये जो दोनों असेट है ये करंट असेट है ना, क्योंकि एक साल बिजनेस के ऑपरेटिंग अकाउंटिंग ईयर में, 12 मंथ के अकाउंटिंग ईयर में एक साल बिजनेस के अंदर, बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए पैसा अगले साल काम आने वाला है। आई बात समझ में। अब कई असेट्स ऐसी होती है जो कई सालों तक काम आती है बिजनेस में, कई सालों तक बेनिफिट जनरेट करती है, जैसे फर्नीचर हो गया, मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, लैंड हो गया, व्हीकल हो गया। तो सर इन असेट्स को हम कहते हैं नॉन करंट असेट्स। क्या कहते हैं बच्चों इनको? नॉन करंट असेट्स कहते हैं, क्योंकि ये सालों साल बिजनेस में बेनिफिट देगी। 12 मंथ तक कन्फाइड नहीं है बिजनेस में, इनका बेनिफिट कई सालों तक मिलेगा। मान लो फर्नीचर की लाइफ है 10 साल, तो ये 10 साल बेनिफिट देगा। मशीन की लाइफ है मान लो 20 साल, 20 साल में एक बार खरीदी जाती है, तो 20 साल में एक ही बार खर्चा होता है, ठीक है। और ये सब खर्चे जो है बच्चों नॉन करंट असेट्स के परचेजिंग पर जो किए जाते हैं, मान लो बिल्डिंग की, मशीन की, सबकी लाइफ 30 साल है। लैंड की तो कोई लाइफ ही नहीं होती है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, है ना, इनफाइनाइट है इसकी तो लाइफ। आई बात समझ में। व्हीकल की लाइफ है मान लो 10 साल। तो सर नॉन करंट असेट्स को खरीदने पे जो खर्चा किया जाता है वो कहलाता है बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में। वो कहलाता है बच्चों कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर है जो लाइफ लॉन्ग बेनिफिट देंगे, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे, 12 मंथ से भी बियॉन्ड बेनिफिट जो देंगे वो सर नॉन करंट असेट्स हैं। करंट असेट्स पर किए गए खर्चे तो केवल एक अकाउंटिंग ईयर 12 मंथ तक ही बेनिफिट देते हैं, एक अकाउंटिंग ईयर तक ही, उसके बाद बेनिफिट नहीं देते, इसलिए इनको शॉर्ट टर्म असेट्स भी बोलते हैं। पर नॉन करंट असेट्स पर किए गए खर्चे जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं, बड़ा दर्जा रखते हैं और वो कई सालों तक बेनिफिट देते हैं, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर से ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। ये चीज़ें हम समझ चुके हैं, बट एग्जाम्पल के साथ आप देख लीजिए। ये इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री है मतलब आपका स्टॉक है जो आप खरीदते हैं, बेचते हैं। आई बात समझ में। आपके डेटर है, डेटर मतलब जिनसे हमें पैसा लेना है। डेटर का मतलब पैसा लेना है, जिन लोगों से, जिन व्यक्तियों से हमें पैसा लेना है वो हमारे डेटर है, और वो हमारी करंट असेट है, ठीक है। इन्वेंट्री भी हमारी करंट असेट है। सर करंट असेट इसलिए है क्योंकि इन्वेंट्री हो गई, डेटर हो गया, इनसे जो पैसा है ना, इनसे जो बेनिफिट है वो 12 मंथ के अंदर कंज्यूम हो जाएगा, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर मिल जाएगा। डेटर भी हम उसे कहते हैं जिससे 2-3 महीने में पैसा मिल जाएगा। इन्वेंट्री भी सर 1-2 महीने में सेल हो ही जाएगी, मतलब एक अकाउंटिंग ईयर में ये सब चीज़ें बेनिफिट में कंज्यूम हो जाएगी। और करंट असेट्स मतलब जिसे हमने बेचने के लिए रखा है। आई बात समझ में। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट की यदि हम बात करें तो बच्चों ये जो इन्वेस्टमेंट होते हैं ना, ये नॉन करंट असेट भी हो सकते हैं और करंट असेट्स भी हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब समझो, इन्वेस्टमेंट का मतलब है हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं। हमने क्या खरीद रखे हैं बच्चों? परचेज कर रखे हैं। क्या परचेज कर रखे हैं बच्चों? हमने शेयर्स, किसी कंपनी के शेयर्स हमने परचेज कर रखे हैं। मान लीजिए रिलायंस इंडिया लिमिटेड के, RIL लिमिटेड के हमने शेयर्स खरीदे, 5000 शेयर खरीदे हमने, और एक शेयर था 100 रुपये का, तो हमने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रखा है बच्चों।
अब ये इन्वेस्टमेंट क्या है, हमें एंड्यूरिंग बेनिफिट देगा। यदि लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा तो नॉन करंट असेट है, और यदि शॉर्ट टर्म इंटेंशन के लिए हमने उन्हें खरीदा है, यानी कि हम बेच देंगे 12 मंथ के अंदर, यदि हमारा इंटेंशन है 12 मंथ के अंदर क्या करना है, सेल, तो ये करंट असेट्स है। आई बात समझ में, क्योंकि इससे 12 मंथ के अंदर ही अकाउंटिंग ईयर में बेनिफिट कंज्यूम हो जाएगा। यदि हमारा इंटेंशन लॉन्ग टर्म होल्डिंग का है, किसका है बच्चों, लॉन्ग टर्म होल्ड करना चाहते हैं हम, लॉन्ग टर्म होल्ड, ठीक है, तो कई सालों तक, मान लो हम 15 साल इसको होल्ड करेंगे, तो 15 साल तक हमें क्या मिलेगा, इस पर डिविडेंड मिलेगा, कंपनी जो कमाएगी वो रिटर्न हमें मिलेगा, लाभांश जिसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है, लाभ का हिस्सा हमें मिलेगा, क्योंकि हम उसके शेयर होल्डर हैं, ओनर हैं, तो वो हमारी नॉन करंट असेट कहलाएगा। तो इन्वेस्टमेंट करंट असेट्स भी हो सकते हैं, नॉन करंट असेट्स भी हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट होते हैं ना बच्चों, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वो करंट असेट्स में आते हैं। आई बात समझ में। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो नॉन करंट असेट्स में आते हैं, क्योंकि उन्हें हमें बेचना नहीं है, हमें होल्ड करना है कई सालों तक। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स हम 12 महीने के अंदर सेल कर देंगे, इसलिए करंट इन्वेस्टमेंट्स हैं। आई बात समझ में, करंट असेट है। ये सारी बातें हो गई सर असेट्स के रिगार्ड्स में। क्या बात समझ में आई आपको? विद रेस्पेक्ट ऑफ असेट्स, विद एग्जाम्पल मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कर दिया। करंट असेट्स होती है, नॉन करंट असेट्स होती है। करंट असेट्स शॉर्ट टर्म में बेनिफिट जनरेट करेगी। नॉन करंट असेट्स हमने जो खर्चा किया वो कई सालों के लिए किया है, मतलब कई सालों में एक बार होता है, और कई सालों तक बिजनेस में ऑपरेटिंग एक्टिविटी को सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। नॉन करंट असेट्स पर किया गया खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। आई बात समझ में, उससे एंड्यूरिंग बेनिफिट मिलता है। क्या इस चार्ट से आपको हेल्प हो रही है सर? कमेंट कर कर बताओ ईमानदारी से, मज़ा आया नहीं आया? आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। एक्सपेंसेस पर चलते हैं, ठीक है। देखिए एक्सपेंसेस का मतलब, आई मस्ट से, एक्सपेंसेस का मतलब बिजनेस के रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंसेस हमने पढ़ा था। हमने एक्सपेंसेस पढ़े थे, दो तरह के होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई बात समझ में? तो रेवेन्यू एक्सपेंस मतलब जो हर साल होते हैं, एक अकाउंटिंग ईयर में बार बार होते हैं, या फिर ऐसे खर्चे जिनका बेनिफिट एक अकाउंटिंग ईयर में कंज्यूम हो जाता है। ये वो खर्चे हैं जो हर साल करने पड़ेंगे आपको। जैसे कि आपने बिजनेस, एक रेंटल प्रमाइसेस में आप बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप उसका रेंट दोगे, रेंट एक्सपेंस हर महीने दोगे, मंथली दोगे, तो आप, आई बात समझ में, एक महीने का रेंट देकर क्या आप कई सालों तक बेनिफिट जनरेट कर सकते हो? नहीं ना। इसलिए बच्चों ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। आई बात समझ में। सैलरी का एक्सपेंस हर महीने देनी पड़ेगी सर, ये भी। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, आई बात समझ में। टेलीफोन का खर्चा, स्टेशनरी का खर्चा सर, ठीक है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ये सब खर्चे बिजनेस में, देखिए आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग में आपने देखे होंगे कि ये खर्चे बार बार होते हैं बिजनेस में। बिजनेस के एक साल की ऑपरेटिंग साइकिल को कंटिन्यू चलाने के लिए या मेंटेन करने के लिए ये खर्चे किए जाते हैं। आई बात समझ में। अगले साल भी होंगे, उसके अगले साल भी होंगे, पीछे भी कई सालों तक होते आए हैं। आई बात समझ में। इंश्योरेंस का प्रीमियम, देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम मंथली भी होता है, हाफ ईयरली भी होता है। आई बात समझ में, सॉरी, हाफ ईयरली भी होता है और एनुअल भी होता है। तो एक साल में, हर साल हमें इंश्योरेंस का प्रीमियम देना पड़ता है। यदि एक साल का प्रीमियम नहीं देंगे तो उस साल असेट्स का प्रोटेक्शन नहीं होगा हमारा। यदि हमें हमारी इन्वेंट्री और असेट्स को प्रोटेक्ट करना है, आई बात समझ में, तो इंश्योरेंस प्रीमियम रेगुलरली रेकरिंग बेसिस पर हमें पे करना पड़ेगा। बिजनेस उससे स्मूथली मेंटेन हो पाएगा, रन हो पाएगा। आई होप सो बात समझ में आ गई होगी, ठीक है सर। नेक्स्ट, रिपेयर एक्सपेंस। देखो बच्चों, रिपेयर का खर्चा, रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्चा भी हर साल होता है, ठीक है। मशीन आपने इंस्टॉल कर दी है, ठीक है, मशीन आपने इंस्टॉल कर दी है सर, आपने बिजनेस में असेट इंस्टॉल कर दी है, ठीक है। अब उस असेट्स को रेगुलरली ऑपरेट करने के लिए आपको रिपेयर मेंटेनेंस तो करना पड़ेगा। यदि आप व्हीकल खरीदते हो, स्कूटी खरीदते हो, बाइक खरीदते हो, तो आप उसका सर्विस करवाते हो, नहीं करवाते हो? आई बात समझ में। तो ये सर्विसेज ही है जो रेगुलर बेसिस पर होती है। तो ये रेगुलर नेचर का खर्चा है बच्चों, रेगुलर जो किया जाता है, रेगुलर नेचर का, ठीक है। इसको हम कवर करते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस में। ये रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे हैं, ठीक है। इसका नॉर्मल रिपेयर एंड मेंटेनेंस हर साल करवाया जाता है। आई मस्ट से हर महीने में सर्विस होती है बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ में, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ में हर महीने 2 महीने में असेट्स की सर्विसेज होती है। तो वो रेकरिंग नेचर का खर्चा है। फ्रेट आउटवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ये सब खर्चे क्या हैं बच्चों? देखिए भाड़ा चुकाना पड़ता है हमें,
ठीक है। यदि हमने माल परचेस कर लाना है, सेल करना है, तो हमें व्हीकल का कैरिज पे करना पड़ेगा, भाड़ा पे करना पड़ेगा, और रेगुलर बेसिस पर होता है। जब माल ही रोज़ ख़रीदा जाता है तो उससे उसे कैरी करने के लिए जो कैरिज हम पे करते हैं, कैरिज दो तरह के होते हैं बच्चों, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कैरिज दो तरह के होते हैं। भाड़े जो हम चुकाते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको आज एक्सपेंसेस, ये सारी टर्म्स आज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने जा रही है। दोस्तों के साथ शेयर कर देना, लाइक कमेंट कर देना, कमेंट जरूर है, कंपलसरी करना है। सारी टर्मिनोलॉजी आज बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ क्रिस्टल क्लियर होने जा रही है, क्योंकि हम अब अकाउंट्स के सवाल क्वेश्चन करने जा रहे हैं जनरल एंट्री है। कैरिजेस जो होते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं भाड़ा। अब ये दो तरह का होता है बच्चों, जो भाड़ा कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन चुकाता है वो दो तरह का होता है। एक होता है कैरिज इनवर्ड, और एक होता है बच्चों कैरिज आउटवर्ड, ठीक है। अब कैरिज इनवर्ड को हिंदी में बोलते हैं आवक भाड़ा। अब आवक भाड़ा का मतलब यह है कि माल हम जब सप्लायर से लेकर आ रहे हैं, ये हमारा सप्लायर है, ठीक है, इससे हमने गुड्स खरीदे। अब इस गुड्स को हमारी फैक्ट्री तक लाने के लिए ऐसे तोक कर तो नहीं लाएंगे हम, आई बात समझ में, किसी कैरिज में लाएंगे, किसी ट्रक वगैरह में लेकर आएंगे, तो ट्रक का क्या देना पड़ेगा आपको, किराया, आई बात समझ में। तो कैरिज इनवर्ड क्यों बोला, क्योंकि गुड्स को लाने के लिए दिया है हमने, गुड्स को लाने के लिए, ठीक है, फैक्ट्री तक या हमारी बिजनेस प्रमाइसेस तक, ठीक है, फैक्ट्री और बिजनेस यूनिट तक गुड्स को लाने के लिए हमने एक किराया चुकाया है सर, इसलिए किराया हमारा जो है वो आवक भाड़ा आते वक्त चुकाया गया, इसलिए कैरिज इनवर्ड कहलाएगा। आई बात समझ में। और वैसे डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर राइट ऑफ होता है, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग अकाउंट में राइट ऑफ होते हैं, आगे देखेंगे हम, ठीक है, फाइनल अकाउंट जो पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब कैरिज आउटवर्ड क्या होता है बच्चों, कैरिज आउटवर्ड मतलब ये हमारी जो फैक्ट्री है, आई बात समझ में। अब हमने यहाँ पर क्या बना लिया, फिनिश गुड्स बनाकर तैयार कर लिया, या हमारी ट्रेडिंग यूनिट है, जो खरीदा हुआ गुड्स हमारे पास पड़ा हुआ है, आई बात समझ में। अब उसको हम क्या करने जा रहे हैं, सेल करने जा रहे हैं। तो यदि हम सेल करेंगे, कस्टमर तक या वेयर हाउसेस तक पहुँचाएंगे, ये वेयर हाउस है हमारा, आई बात समझ में, या फिर ये रिटेलर है, ठीक है। अब रिटेलर तक गुड्स को पहुँचाना है, तो मुझे एक बात बताओ, गुड्स को पहुँचाने के लिए आपको व्हीकल की तो ज़रूरत पड़ेगी, कैरिज की तो ज़रूरत पड़ेगी, भाड़े की तो ज़रूरत पड़ेगी। तो जो भाड़ा आप चुकाओगे, है ना, वेयर हाउस तक पहुंचाने के लिए गुड्स को, या फिर आपको रिटेलर के शोरूम तक या रिटेलर शॉप तक आपको गुड्स को पहुंचाने के लिए भाड़ा चुकाना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे कैरिज आउटवर्ड, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं जावक भाड़ा। क्या बोलते हैं बच्चों, जावक भाड़ा, ठीक है। वैसे ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, क्योंकि गुड्स को बेचने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस P&L में राइट ऑफ होते हैं। आई बात समझ में, जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो ये कैरिज से रिलेटेड समस्या आपकी खत्म हो गई, ठीक है। डेप्रीसिएशन, देखिए डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है जो असेट्स की वैल्यू पर लगता है। इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे जनरल एंट्री के चैप्टर में जब डेप्रीसिएशन आएगा। वैसे जो असेट्स हमने 10 लाख की खरीदी, 10 साल की उसकी लाइफ है, तो उस खर्चे को हम 10 सालों में राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ, जैसे 10 लाख की असेट खरीदी, लाइफ 10 साल है, तो एक साल में 1 लाख का बेनिफिट हमने कंज्यूम कर लिया, तो 1 लाख को उठा के राइट ऑफ कर देंगे खर्चा मानकर, क्योंकि 1 साल बाद वो असेट्स 9 लाख की रह गई, ये हम ये मानकर चलते हैं। 1 लाख की जो असेट्स की कॉस्ट हमें पे करी थी, उसका बेनिफिट हमने 1 साल में कंज्यूम कर लिया है। फिर 1 लाख का बेनिफिट नेक्स्ट ईयर कंज्यूम कर लिया, तो उसको भी राइट ऑफ कर देंगे, उसको भी एक्सपेंस मानते हैं। और बच्चों डेप्रीसिएशन को P&L में राइट ऑफ करते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है बच्चों। क्या है बच्चों, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डिटेल में पढ़ेंगे डेप्रीसिएशन, डोंट वरी, ठीक है, पूरा एक क्लास लगेगा इस पर। तो ये एक्सपेंसेस हो गए आपके। अब लॉसेस क्या होते हैं, लॉसेस क्या होते हैं सर, जैसे लॉस बाय फायर। अब लॉसेस क्या होते हैं, सारे एक्सीडेंशियल होते हैं सर, एक्सीडेंशियल होते हैं, मतलब जानबूझकर नहीं किया हमने। लॉसेस का मतलब समथिंग विच इज, जो जानबूझकर नहीं हुआ, जानबूझकर नहीं हुआ, एक्सीडेंशियली हो गया सर। हम चाहते नहीं थे कि ऐसा हो जाए, हम चाहते क्या, हमारे आग लग जाए, ये चोर डकैत आ जाए, आई बात समझ में,
क्या चाहते हैं हम बारिश आंधी तूफान से हमारा माल नष्ट हो जाए? आई बात समझ में? ठीक है, या फिर डेटर से हमारा पैसा डूब जाए, ये हम नहीं चाहते। आई बात समझ में? ये जानबूझकर नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो ये डिस्काउंट अलाउड दिया गया है, ये इस डिस्काउंट अलाउड को आप एक्सपेंस में कवर करना। किस में कवर करना? एक्सपेंसेस में। ठीक है, ये डिबेटेबल इशू है पर ये एक्सपेंस है। ठीक है, ओके सर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी एक तरह का एक्सपेंस है। ठीक है, बाकी सब चीज़ें लॉसेस है, जैसे कि लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट, लॉस ऑफ गुड्स, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट एंड बेड डेट्स। आई बात समझ में? बेड डेट्स को आप एक्सपेंस भी मान सकते हैं, लॉस भी मान सकते हैं। आई बात समझ में? वैसे बेड डेट्स एक रेवेन्यू एक्सपेंस है। क्या है बच्चों? रेवेन्यू एक्सपेंस। तो आप इन तीन चीज़ों को, बेड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन्हें आप कवर कीजिएगा। कहाँ पर? इन तीनों को आपको कवर कहाँ करना है? इन तीनों को आपको यहीं कवर करना है, यहीं कवर करना है। ठीक है, यहाँ एक्सपेंसेस में कवर करना आपको। ठीक है, दीज आर एक्सपेंसेस। तो लॉसेस हो गए जो एक्सीडेंशियली होते हैं, जानबूझकर नहीं होते हैं, जानबूझकर नहीं किए जाते। आई बात समझ में? वो लॉसेस होते हैं। जैसे आग लग गई, चोरी डकैती हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, गुड्स लॉस हो गया नेचुरल कैलेमिटी के कारण, ठीक है, असेट्स को बेचने से नुकसान हो गया। आई बात समझ में? ये भी लॉस है। ठीक है, स्पेकुलेशन का भी लॉस होता है। आई बात समझ में? कोर्ट केस यदि आप हार गए, वो भी लॉस है। तो इसमें कुछ चीज़ें और लिख लो लॉस में। लॉस ऑफ कोर्ट केस। ठीक है, लिखो बच्चों, यहाँ पर जगह खाली हो तो यहाँ पर लिख दो। लॉसेस में आपको क्या लिखना है और? ठीक है, लॉसेस में आप लिख दीजिए और एग्जांपल आप लिख दीजिए लॉसेस में यहाँ पर। ठीक है, लॉस ऑफ कोर्ट केस, कोर्ट केस के हारने के कारण हमें जो लॉस हो गया। ठीक है, स्पेक्यूलेशन लॉस। ठीक है, शेयर मार्केट में हमने इन्वेस्टमेंट किया था, लॉस हो गया। आई बात समझ में? गेन कमाने के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया था तो लॉस हो गया। ये कुछ और एग्जांपल है ना। लॉस फ्रॉम हॉर्स रेस, हॉर्स रेस में लॉस हो गया, है ना। और दूसरे गैम्बलिंग के कारण भी लॉस हो गया, गैम्बलिंग के कारण भी लॉस हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो लॉसेस में आपको कवर करने हैं। और ये ध्यान रखना कि लॉसेस जो होते हैं वो एक्सीडेंशियली होते हैं। कैसे होते हैं सर? एक्सीडेंशियली, मतलब अनइंटेंशनली। कौन चाहेगा कि जानबूझकर उसे बिजनेस में लॉस हो? आई बात समझ में? ठीक है, अब लॉसेस का ट्रीटमेंट क्या होता है? लॉसेस का जो ट्रीटमेंट होता है, लॉसेस जिस अकाउंटिंग ईयर में होते हैं, लॉसेस जिस अकाउंटिंग ईयर में हुए, जिस साल हुए, आई बात समझ में, उसी साल आपको इन्हें राइट ऑफ करना है। आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, इनको राइट ऑफ करना आपको। क्या इनको कैरी फॉरवर्ड करना आपको? कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, बैलेंस शीट में नहीं ले जाना है। राइट ऑफ कहाँ से करोगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉसेस को राइट ऑफ कर दिया जाता है। क्या बात समझ में आती है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए बात, बिल्कुल। हाँ जी सर, ये लॉसेस को राइट ऑफ कर दिया हमने। अब कैपिटल पे आ जाओ। कैपिटल के अंदर क्या क्या कवर होता है? हाँ जी, ये हमारी कैपिटल, ये सब चीज़ें हमारी कैपिटल है। प्रोप्राइटर ने जो पैसा लगाया वो कैपिटल है। पार्टनर है, यदि सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म है, तो पार्टनरशिप फॉर्म में सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है आपकी, पार्टनरशिप फॉर्म है। और पार्टनरशिप फॉर्म में जो पैसा लगा है पार्टनर्स का, वो भी क्या है बच्चों? कैपिटल है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो भी एक कैपिटल है। फिर इसके बाद शेयर कैपिटल। यदि आपका सोल प्रोप्राइटर नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है, कंपनी है, तो कंपनी में जो पैसा लगाते हैं वो लगाते हैं शेयर होल्डर। कंपनीज में यदि कंपनी है तो कंपनी में पैसा लगाने वाले लोग कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। क्योंकि शेयर होल्डर कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, है ना। शेयर होल्डर शेयर्स कहाँ से खरीदते हैं? या तो आईपीओ में खरीदते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफर में कंपनी ऑफर करती है, या फिर फर्दर पब्लिक ऑफर में शेयर्स को खरीदा जाता है।
और शेयर खरीदने के बाद ये बन जाते हैं शेयर होल्डर्स। तो कंपनी के ओनर्स जो होते हैं ना, ओनर्स या कंपनी के प्रोप्राइटर्स की यदि मैं बात करूं, कंपनी में पैसा लगाने वाले लोग, वो शेयर होल्डर होते हैं। आई बात समझ में? कंपनी के आईपीओ या एफपीओ में ये पैसा लगाते हैं, ठीक है। और इस फंड को जो कंट्रीब्यूट किया गया शेयर होल्डर्स के द्वारा आईपीओ एफपीओ में, वो फंड कहलाता है शेयर कैपिटल। क्या कहलाता है बच्चों? शेयर्स कैपिटल। आर यू गेटिंग मी? हाँ जी सर। तो तीनों का बता दिया मैंने। सोल प्रोप्राइटर है तो शेयर, यहाँ पर प्रोप्राइटर्स कैपिटल, पार्टनर है तो पार्टनर्स कैपिटल, कंपनी है तो शेयर कैपिटल। एडिशनल कैपिटल भी पार्टनर्स या ओनर्स के द्वारा बीच में लगाई जाती है, कैपिटल इंट्रोड्यूस की जाती है, और रिटेन्ड अर्निंग भी कैपिटल का पार्ट है। मतलब कैपिटल पर जो आपने प्रॉफिट कमाया, कैपिटल पर जो आपने मुनाफा कमाया ना, प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट कमाया आपने, ये जो प्रॉफिट, मान लो ये पैसा आपने लगाया था और ये प्रॉफिट आपने कमाया, तो वो भी कैपिटल का ही हिस्सा होगा बच्चों। राधे राधे। आई बात समझ में? कैपिटल के ट्रीटमेंट की हम बात करें तो कैपिटल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ये होता है कि कैपिटल को हमें कैरी फॉरवर्ड करना होता है। मतलब कैपिटल को हम राइट ऑफ नहीं करते बच्चों। कैपिटल को राइट ऑफ करते हैं क्या सर? सर कैपिटल को राइट ऑफ नहीं किया जाता है, कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। कहाँ पर? बैलेंस शीट में, ठीक है। और कैपिटल आप जानते हैं एक इंटरनल लायबिलिटी होती है। क्या होती है सर? इंटरनल लायबिलिटी। और हमने बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी देखा था, लायबिलिटी साइड में इंटरनल लायबिलिटी के रूप में कैपिटल को दिखाया जाता है। आ रही है बात समझ में सर? बिल्कुल सर। अब देखिए लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होता है? जो पैसा हमने उधारी पर लिया है या गुड्स हमने उधारी पर खरीदा है, जिसका पेमेंट अभी किया जाना बाकी है, आई बात समझ में? वो हमारे बिजनेस की लायबिलिटी है। जब तक उसका हम पेमेंट नहीं कर देते तब तक उसे बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरह हम ट्रीट करेंगे या लायबिलिटी की तरह हम दिखाएंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ जी सर, ठीक है। तो बैंक से लिया गया लोन, यदि आपने शॉर्ट टर्म लोन लिया है तो ये करंट लायबिलिटी है जो 12 मंथ के अंदर आपको पे करना है, रीपे कर देना है। आई बात समझ में? और यदि आपने लॉन्ग टर्म लोन लिया है, एलटी, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी है बच्चों, जिसको आप बियॉन्ड 12 मंथ पे करोगे। 5, 7, 10 साल में हम इसका पेमेंट करने वाले हैं। आउटस्टैंडिंग रेंट, ये हमेशा करंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग जो किराया बाकी है ना, हमने प्रॉपर्टी लेट आउट रेंट पर, प्रेमाइसिस पर हमारा बिजनेस हम कर रहे हैं और 2 महीने का रेंट बाकी है। देखो 5-6 साल का तो रेंट बाकी नहीं होगा ना। यदि 5-6 साल का बिजनेस में 1 साल से ज़्यादा अगर रेंट बाकी है तो फिर बंद ही कर दो, बिजनेस चलाने से क्या मतलब है। तो ये एक नॉन करंट, ये करंट एक्स लायबिलिटी है जिसका पेमेंट 2-3 महीने का ही बाकी होता है। शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस होता है जिसे हमें पे करना है, क्योंकि हमें बिजनेस हमारा स्मूथली रन करना है। यदि इसका ऑब्लिगेशन लॉन्ग टर्म हम होल्ड कर लेंगे, हमारा रेंट जो नॉमिनल एक्सपेंडिचर है हर साल होता है, उसको ही हम यदि 1 साल से ज़्यादा बकाया रखेंगे तो बिजनेस को स्मूथली कैरी ऑन नहीं किया जा सकता। गोइंग कंसर्न एजम्पशन कहता है कि बिजनेस को स्मूथली कैरी ऑन करना है, और बिजनेस को स्मूथली कैरी ऑन करना है तो आपको रेंट को साल भर के अंदर समय पर पे करना है। आई बात समझ में? ठीक है। तो रेंट यदि आउटस्टैंडिंग है तो वो एक करंट लायबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स भी करंट लायबिलिटी। हम जानते हैं क्रेडिटर किसे कहते हैं? क्रेडिटर हम उसे कहते हैं जिससे गुड्स उधारी पर खरीदा गया है। अब देखो, गुड्स जो आप बेचने के लिए खरीदते हो, यदि उसकी उधारी 1 साल से ज़्यादा बाकी है, तो यदि जिस सप्लायर से आपने गुड्स उधारी पर खरीदा है, जैसे कैलकुलेटर में हम डील करते हैं, कैलकुलेटर उसका बल्क में खरीद कर लेकर आए हम, ठीक है, और पैसा हम चुका रहे हैं 2 साल बाद, तो भाई क्या वो दोबारा आपको गुड्स उधारी पर देगा, क्रेडिट पर देगा? नहीं देगा। आपका रेगुलर सप्लायर है वो, आपको समय पर उसका पैसा चुकाना पड़ेगा। मतलब इसका जो ऑब्लिगेशन होता है वो 12 मंथ के अंदर आ जाता है। जो ऑब्लिगेशन विद इन 12 मंथ क्रिएट हो जाए, रीपेमेंट का शेड्यूल यदि विद इन 12 मंथ क्रिएट हो तो वो करंट लायबिलिटी होती है। 12 मंथ के बियॉन्ड हो तो वो नॉन करंट लायबिलिटी होती है। जैसे कि बैंक लोन 5 साल का, 6 साल का, 10 साल का हो सकता है, तो ऑब्लिगेशन उसका 12 मंथ के बाद आएगा, तो नॉन करंट लायबिलिटी। आई बात समझ में? बिल्स पेबल क्रेडिटर से ही निकल कर आते हैं, इसलिए ये भी करंट लायबिलिटी होती है बच्चों। आउटस्टैंडिंग सैलरी भी करंट लायबिलिटी है। एम्प्लॉइज ने आपको एम्प्लॉयमेंट की सर्विसेज दे दी, आपने उन्हें सैलरी का पेमेंट नहीं किया, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने की उधारी हो जाएगी सैलरी की। क्या ऐसा एम्प्लॉय आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हुए देखा है जो कि 2, 3, 4 साल की सैलरी की उधारी पर काम कर रहा हो? नहीं। यदि 1-2 महीने की सैलरी नहीं मिलेगी तो छोड़कर चला जाएगा वो आपको।
यदि बिजनेस को स्मूथली रन करना है आपको, बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल को यदि स्मूथली कैरी ऑन करना है आपको, तो सैलरी को टाइम पर पे करना पड़ेगा। 1-2 महीने की उधारी हो सकती है, इसलिए करंट लायबिलिटी है बच्चों। आई बात समझ में? देखिए प्रोविडेंट फंड पेबल, देखिए प्रोविडेंट फंड का मतलब है एम्प्लॉइज़ का पीएफ का पैसा जो कंपनी में या बिजनेस में पड़ा हुआ है उसे आपको पे करना है। ये नॉन करंट लायबिलिटी होती है, क्योंकि ये आप रिटायरमेंट पर पे करोगे। कब पे करोगे? रिटायरमेंट पर। तो जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तब उसका पीएफ का पैसा आपको पे करना पड़ेगा। तो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रहा है यहाँ पर, ऑब्लिगेशन लॉन्ग टर्म क्रिएट हो रहा है। मतलब कई सालों बाद जब वो रिटायर होगा तब आपको पे करना है। इनकम टैक्स पेबल, देखिए इनकम टैक्स पेबल तो यहाँ नहीं आना चाहिए। इनकम टैक्स इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि इनकम टैक्स तो पर्सनल एक्सपेंडिचर होता है। आई बात समझ में? यहाँ पर यदि टैक्स पेबल है, किसी भी तरह का बिजनेस पर जो टैक्स लायबिलिटी है, जीएसटी, इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो बच्चों करंट लायबिलिटी में कवर होगा, क्योंकि आपको उसको शॉर्ट टर्म में पे करना है। गवर्नमेंट आपसे पैसा निकाल ही लेगी 2-3 महीने में। आई बात समझ में? आप उसको लॉन्ग टर्म डेफर नहीं कर सकते, ऑब्लिगेशन को आपको शॉर्ट टर्म में ही पे करना पड़ेगा। दूसरा, डिबेंचर्स। देखिए डिबेंचर्स एक नॉन करंट लायबिलिटी है, ठीक है। शेयर होल्डर से पैसा शेयर कैपिटल के थ्रू जुटाया जाता है। डिबेंचर्स का पैसा एक तरह का लोन होता है जो लोगों से लिया जाता है। पब्लिक जो कंपनी को लोन दे रही है, फंड दे रही है, प्रोवाइड कर रही है लॉन्ग टर्म के लिए, जो पैसा हमें लॉन्ग टर्म में चुकाना है। कम से कम डिबेंचर्स जो इशू किए जाते हैं बच्चों 15 से 20 साल के लिए इशू किए जाते हैं, और इसका ऑब्लिगेशन 15 से 20 साल के बाद आता है, आफ्टर 15-20 ईयर्स। आई बात समझ में? तो ये लायबिलिटी आपको समझ में आई। और मेनली लायबिलिटी को भी हम क्या करते हैं बच्चों, लायबिलिटी के बैलेंसेस भी हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। आई बात समझ में? लायबिलिटीज़ को भी हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं बैलेंस शीट में, जब तक कि वो अनपेड है। आई बात समझ में? ठीक है सर। इनकम की बात कर लेते हैं। इनकम, देखिए सेल्स हमारी बिजनेस की डायरेक्ट इनकम है। आई बात समझ में? गुड्स को बेचने से जो पैसा आया वो सेल्स कहलाता है। आई बात समझ में? और ये हर साल होता है, रेकरिंग नेचर का है, बार बार जनरेट होने वाली इनकम है। तो सेल्स हमारी डायरेक्ट इनकम है सर, इसे ही कमाने के लिए तो हम बिजनेस कर रहे हैं। रेकरिंग नेचर की इनकम है ना? साल में छोड़ो, दिन में कई बार होगी ये इनकम। तो आई बात समझ में? ठीक है। सर्विस इनकम, यदि हम सर्विस इंडस्ट्री में हैं, इंश्योरेंस सर्विसेज देते हैं, तो इंश्योरेंस प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को जो मिलता है वो रेकरिंग नेचर की रिसिप्ट है। आई बात समझ में? आई मस्ट से रेवेन्यू रिसिप्ट्स में इसको कवर करेंगे, इसको भी रेवेन्यू रिसिप्ट में कवर करेंगे। रेगुलर नेचर की इनकम, यदि बैंकिंग का बिजनेस है हमारा, तो बैंकिंग सर्विसेज जो हम दे रहे हैं, आई बात समझ में, और उससे जो हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, जो लोन हम प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए बैंक, तो इंटरेस्ट जो है वो रेगुलर नेचर की इनकम है। ठीक है। अब यदि हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड के बिजनेस में जो लोग हैं वो भी सर्विस इंडस्ट्री में हैं, उन्हें जो प्रीमियम मिल रहा है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को जो प्रीमियम मिल रहा है, एज ए टीचर मैं सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ मैं। यदि मैं कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ और वहाँ से मेरे को जो पैसा मिल रहा है तो वो सर्विस इनकम है। आई बात समझ में? कमीशन इनकम, ये भी रेगुलर नेचर की इनकम है। रेंट रिसीव्ड, ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट्स है बच्चों। ठीक है, हर साल होने वाली, बार बार होने वाली रेकरिंग नेचर की रिसिप्ट्स हैं। ठीक है, जिसके बेसिस पर, या ऑपरेटिंग इनकम जिनको कह सकते हैं, जिसे कमाने के लिए बिजनेस किया जाता है। ठीक है। सेल्स केवल डायरेक्ट इनकम है, बाकी सब इनडायरेक्ट है। ये भी इनडायरेक्ट है, ये भी इनडायरेक्ट है, ये भी इनडायरेक्ट है। ठीक है। सेल्स को केवल ट्रेडिंग के अंदर राइट ऑफ किया जाएगा, बाकी सबको P&L के अंदर राइट ऑफ किया जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, देखिए हमने डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है। यदि हमने डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज कर रखे हैं, तो उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा और हर साल मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स। हमने लोन दे रखा है, लोन गिवन। ठीक है, हमने लोन दे रखा है, तो बच्चों लोन पर भी हमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, हर साल मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों इंटरेस्ट को एक्चुअली क्या किया जाता है? P&L अकाउंट के अंदर राइट ऑफ किया जाता है। ठीक है, ये रेगुलर नेचर की, रेकरिंग नेचर की इनकम है, इसलिए इसको राइट ऑफ किया जाता है। रेवेन्यू रिसिप्ट, डिविडेंड रिसिप्ट भी रेवेन्यू रिसिप्ट है बच्चों हमारी। आई बात समझ में? डिविडेंड किस पर मिलता है? इन्वेस्टमेंट पर, जैसा हमने पढ़ लिया। देखिए हमने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया है, तो इन्वेस्टमेंट करना तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, यदि मैं आपको समझाऊं।
आप इधर ध्यान दें, जो शेयर्स हमने खरीदे हैं, हमने क्या खरीदे हैं, शेयर्स परचेज किए हैं, है ना, तो ये तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्योंकि ये हमारा इन्वेस्टमेंट है और ये हमने इसलिए खरीदे हैं क्योंकि ये कई सालों तक रिटर्न देंगे। अब इस पर हमें मिलता है डिविडेंड। क्या मिलता है सर? डिविडेंड। तो डिविडेंड तो हर साल मिलता है और हर साल डिविडेंड मिले इसीलिए तो इन्वेस्टमेंट किया था हमने। आई बात समझ में? तो बच्चों ये क्या हो गई हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट। आई बात समझ में? और इससे हम P&L में राइट ऑफ करेंगे। हाँ जी, तो इंटरेस्ट समझ में आ गया, डिविडेंड समझ में आ गया सर, बिल्कुल कंफर्टेबली आराम से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम का मतलब समझो क्या होता है। रॉयल्टी इनकम का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने अपनी बुक पब्लिश करी, आई बात समझ में, तो उसको बेचने, उसकी कॉपीज़ को प्रिंट करने, सेल करने का सारा राइट मेरे पास रिजर्व है क्योंकि मैंने उसका कॉपीराइट करवा रखा है। क्या करवा रखा है? कॉपीराइट। आई एम द सोल ऑथर, है ना, एंड ओनर ऑफ दैट कॉपीज और बुक्स, है ना, एंड आई हैव द सोल राइट्स टू प्रिंट दैट कॉपीज, द कॉपीज ऑफ दैट बुक एंड सेल इन द मार्केट। आई हैव सोल राइट्स। यदि कोई पब्लिशर उस बुक को बेचना चाहता है तो सिर्फ उसे मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी और मुझे देनी पड़ेगी एक इनकम, एक रेंटल इनकम जिसे बोलते हैं रॉयल्टी। तो रॉयल्टी किस पर मिलती है? कॉपीराइट यदि मैंने ले रखा है, ठीक है, या फिर मैंने ले रखा है पेटेंट, कोई फॉर्मूला मैंने बनाया, पेटेंट, उसके भी राइट मैंने रिजर्व कर लिए। तो यदि जैसे मैगी है, मैगी ने स्पाइस जो बनाया, उसको स्पाइस को बनाने का जो फार्मूला है पूरी तरह से उसका राइट मैगी के पास रिजर्व है। यदि वो फार्मूला कोई यूज़ लेना चाहता है तो मैगी से उसको परमिशन लेनी पड़ेगी और मैगी को उसके लिए, मैगी ने उसका करवा रखा है पेटेंट, तो मैगी का फॉर्मूला यदि कोई यूज़ लेना चाहता है तो मैगी को उसे रॉयल्टी देनी पड़ेगी। तो रॉयल्टी इनकम एक रेगुलर नेचर की इनकम है। जैसे मैं म्यूज़िक कंपोज़र हूँ, मैंने म्यूज़िक की कोई लिटरेसी वर्क किया, म्यूज़िक पर जो काम किया, म्यूज़िक थीम मैंने कुछ बनाई, कुछ गाना बनाया, जैसे टी सीरीज़ है, तो टी सीरीज़ के पास उसके म्यूज़िक के सारे राइट रिजर्व है, उसने कॉपीराइट ले रखा है उसका। आई बात समझ में? यदि आप उसका गाने को यूज़ लेना चाहते हो अपनी फिल्म में, अपने प्रोग्राम में, अपने शूट में, किसी भी तरह के अपनी वीडियोग्राफी में, तो आपको उसको परमिशन लेनी पड़ेगी उसके कॉपीराइट्स को यूज़ लेने की या उसके म्यूज़िक कंपोज को यूज़ लेने की। उसके लिए आपको उसे रेंटल इनकम पे करनी पड़ेगी जिसे बोलता है रॉयल्टी। तो रॉयल्टी भी एक रेगुलर नेचर की इनकम है। फीस तो रेगुलर नेचर की इनकम है ही सही। तो ये हो गई हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड इनकम। अब यदि इसके ट्रीटमेंट की बात करें बच्चों, क्या बात करें? ट्रीटमेंट की। तो बच्चों रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो दो तरह की होती है। एक तो होती है डायरेक्ट, जिसे बोलते हैं हम सेल्स, ठीक है, और एक होती है इनडायरेक्ट। सेल्स के अलावा जितनी भी है वो सब इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट को तो हम P&L में राइट ऑफ करते हैं, ठीक है, और जो डायरेक्ट है सेल्स, उसे ट्रेडिंग अकाउंट में हम राइट ऑफ करते हैं। इतना आप याद रख लीजिए बस, ठीक है। वैसे फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तब डिटेल में समझेंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का डिस्टिंग्विशमेंट पढ़ेंगे कि डायरेक्ट होता क्या है, इनडायरेक्ट होता क्या है। अभी तो बस याद रख लीजिए कि ये डायरेक्ट होता है, ये इनडायरेक्ट होता है, ठीक है सर। अब हम चलते हैं गेन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये होता क्या है सर? गेन क्या होता है? जैसे लॉस होता है ना एक्सीडेंशियली, वैसे गेन भी एक्सीडेंशियली होता है, एक्सीडेंशियली होता है, ठीक है। आई बात समझ में? ज़रूरी नहीं है कि आपने गेन कमाने के इंटेंशन से ही काम किया हो, पर आपको ये हो गया। आई बात समझ में? तो इसको भी जिस साल हो रहा है, जिस ईयर में ये हो रहा है, उसी साल में आपको क्या कर देना है? राइट ऑफ कर देना है। कहाँ से राइट ऑफ करोगे? P&L से। लॉस का अपोजिट है ये। तो गेन ऑन सेल ऑफ असेट, जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ असेट था, P&L में राइट ऑफ कर दिया था, तो असेट को बेचने से गेन भी हो सकता है। अब ये गेन और लॉस कैसे निकलता है वो कैलकुलेशन में देखेंगे आगे। आई बात समझ में? प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स, असेट्स का रिवैल्यूएशन पार्टनरशिप में होता है, 12th में आप पढ़ोगे, तो उसमें प्रॉफिट होता है। गेन बाय सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी, मान लीजिए आपकी लाइबिलिटी थी 50,000 की, आई बात समझ में, और आपने 40 में ही सेटल कर दी। आपको थोड़ी पता था कि 40 में सेटल हो जाएगी। आई बात समझ में? आपने एडजस्टमेंट किया, कुछ जुगाड़ किया, कुछ व्यवस्था करी, 40 में सेटल हो गई, 10,000 रुपये का आपको क्या हो गया? गेन। तो ये गेन को उठाओ और P&L में राइट ऑफ कर दो जिस साल ये हुआ है,
आई बात समझ में। तो गेन, फॉरेन एक्सचेंज गेन, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में आप डील करते हैं, ट्रेड करते हैं, आई बात समझ में, उसमें आपको क्या हो गया, गेन। जरूरी नहीं होता पर हो गया सर। डिस्काउंट रिसीव्ड रेवेन्यू रिसिप्ट है, देखो बच्चों रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसको आप यहीं कवर करना रेवेन्यू रिसिप्ट में, इनकम में, इट इज़ ए इनकम, क्योंकि ये इंटेंशनली होता है, डिस्काउंट रिसीव्ड इंटेंशनली होता है। गवर्नमेंट सब्सिडी, आई बात समझ में, ये भी गेन है, इसको भी आप P&L में राइट ऑफ कर दोगे। डोनेशन भी आपका गेन है, ठीक है, उसको भी आप P&L में राइट ऑफ कर दोगे यदि किसी से मिला है तो। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, देखिए हमें नहीं पता था कि है ना, जो लॉस हुआ है हमारा इन्वेंट्री का, इंश्योरेंस कंपनी सेटल जो करेगी वो उससे ज़्यादा कर देगी, आई बात समझ में। तो इंश्योरेंस क्लेम में लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है। यदि कम सेटलमेंट हुआ है तो इंश्योरेंस क्लेम में लॉस हो सकता है, और यदि सेटलमेंट लॉस से ज़्यादा कर दिया इंश्योरेंस कंपनी ने तो गेन हो सकता है, पर ये होने की संभावना बहुत कम होती है, आई बात समझ में। आई होप सो ये चार्ट बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बेहतरीन डिस्कशन हमने इस पर किया है, सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, ठीक है, और क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन सब का होता है वो भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है बच्चों। इसके बाद अब जनरल एंट्री में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इनका ट्रीटमेंट क्या होता है। असेट एक्सपेंसेस लॉसेज जो ऊपर दिए हुए हैं, इनका जो बाय डिफ़ॉल्ट नेचर होता है डेबिट होता है, यदि ये बढ़ते हैं तो डेबिट कर दिए जाते हैं, कम होते हैं तो क्रेडिट कर दिए जाते हैं। कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम एंड गेन, इनका नेचर क्रेडिट होता है, यदि बढ़ते हैं तो क्रेडिट और कम होते हैं तो डेबिट कर दिए जाते हैं, ठीक है। कल से क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं DK गोयल के। कंफर्टेबल, इफ़ यू डू नॉट येट सब्सक्राइब देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।